हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू योर ओन चैनल यूपीएससी सीएपीएफ विद हिमांशु वत्स। देखो, आज की वीडियो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है जिसको पूरी ध्यान से आप लोगों को देखना है। अगर आप सीएपीएफ इसी एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो, जो कि अभी नोटिफिकेशन जो निकला है हमारा 26 अप्रैल को और 16 मई उसकी आखिरी डेट है, तो अगर आप वो फॉर्म भर रहे हो तो इसको बहुत ध्यान से आपको वीडियो को देखना है और जो बताया जा रहा है उस चीज़ को समझना है अच्छे तरीके से। ठीक है, मैं ऑल्दो इस डाउट को ऑलरेडी अपने नोटिफिकेशन वाली वीडियो के अंदर क्लियर कर चुका हूं, अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। देन उसके बाद अपने टेलीग्राम चैनल पे भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, टेलीग्राम ग्रुप पे भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। फिर भी डेली मेरे पास ऐसे 30-40 लोगों के मैसेज आ ही रहे हैं जो मुझे यही सेम डाउट जो है वो पूछ रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए ताकि सबके डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। अगर इस वीडियो के बाद भी आपके डाउट क्लियर नहीं होते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फिर डायरेक्ट फॉर्म भर दो, आपको किसी तरह की कोई रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर अभी भी डाउट क्लियर नहीं हो रहा तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता उस चीज़ के अंदर। ठीक है, अब आपको ये वीडियो है किस चीज़ के ऊपर, तो ये वीडियो है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, ओबीसी रिजर्वेशन एंड बाकी अदर जो रिजर्वेशन है एससी एसटी रिजर्वेशन, उसके सर्टिफिकेट को लेकर के। हर कोई इंसान मुझे जो है सर्टिफिकेट के बारे में पूछ रहा है कि सर मेरा इस डेट को बना है, मेरा ये अथॉरिटी ने साइन किया है, क्या मेरा चलेगा, क्या मेरा नहीं चलेगा। तो देखो, सबके डाउट को रिप्लाई कर पाना मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। सो इसलिए इस वीडियो के थ्रू मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को जरूर देखना, कंप्लीट देखना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो भी सीएपीएफ एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। 70% लोग अभी भी ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए जितना बढ़िया कंटेंट ला सकूं, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन ला सकूं लाऊं। इस एग्जाम की हर एक डायमेंशन को टच करने की कोशिश कर रहा हूं, बट और ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत है। थोड़ा लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी वीडियो के अंदर पहले तो मैं आपको डेट बता दूं। आपका जो एग्जाम फॉर्म की जो डेट है, जो सीएपीएफ एग्जाम फॉर्म है, उसकी डेट है आपकी 26 अप्रैल 2023 से लेकर के आखिरी डेट आपकी 16 मई 2023 है। इसका मतलब यह है कि 16 मई को शाम को 6 बजे तक आपने फॉर्म भर दिया, 6 PM तक फॉर्म भर दिया तो आपका फॉर्म एक्सेप्टेड है। अगर 6 PM के बाद भरने जाओगे फॉर्म नहीं भरा जाएगा। आखिरी डेट 16 मई है, आज 1 मई हो गई है, 2 मई, तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के बारे में। देखो, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो है वो किसको मिलेगा। सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक क्राइटेरिया क्लियर होना चाहिए कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन किसको मिलेगा, जिसकी फैमिली इनकम 8 लाख से नीचे है। दूसरा, उनका जो घर है जिसके अंदर वो रह रहे हैं वो 100 गज से नीचे का है। जिस प्लॉट जो उनके पास अगर कोई रेजिडेंशियल प्लॉट है वो 100 गज से नीचे का है। ठीक है, और उनकी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो 5 एकड़ से नीचे होनी चाहिए। ये 4 क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो, आप जाकर के अप्लाई कर दो। अब यहाँ पे 2 चीजें आती हैं। पहला डाउट लोगों का ये है कि सर मेरा इस डेट को बनाए क्या ये चलेगा, सर मेरा उस डेट को बनाए क्या ये चलेगा। देखो, पहले ही बता दूं, ईडब्ल्यूएस के लिए जो डेट यूपीएससी ने बताई है, और ये नहीं भी बताते तो भी क्लियर था, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अगर इस डेट के बीच में बनाए तो आपका चलेगा। इस डेट से चाहे एक दिन पहले क्यों ना बनाओ या एक दिन बाद क्यों ना बनाओ, नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इस चीज के ऊपर चाहे मुझसे बहस कर लो, यूपीएससी से बहस कर लो, या किसी भी टॉपर से, किसी भी सीनियर से, किसी कोचिंग से बहस कर लो, कोई फायदा नहीं है। नहीं चलेगा मतलब नहीं चलेगा, आपका इंटरव्यू से पहले नाम कट जाएगा। मैं बता देता हूं डेट क्या है। ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपकी डेट है वो है आपका 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 16 मई, 16 भी नहीं, हाँ 16 मई मान लो, 16 मई 2023। अगर आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 16 मई 2023 के बीच में बना है तो वो सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल है। अगर 1 अप्रैल के बजाय 31 मार्च को बना है तो भी नहीं चलेगा, और 16 मई की बजाय 17 मई को बन गया ना तो भी नहीं चलेगा। फिर चाहे आप यूपीएससी के सामने हाथ जोड़ लो, पैर जोड़ लो, आप कहो कि मेरा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड था, आप कहो कि मेरा ये वाला ग्राउंड था, आप कहो कि लॉकडाउन लग गया था। मेरे खुद के केस में लॉकडाउन लग गया था भाई। 1 अप्रैल है ना 2021 में, 19 अप्रैल को लॉकडाउन लग गया था और मेरा सर्टिफिकेट जुलाई में बना। इस वजह से मैं खुद भी एलिजिबल नहीं था, समझ रहे हो। उन्होंने तो साफ मना कर दिया कि आपका जुलाई में बना है, हम क्या करें। ना तो हम सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं, ना ही हम डॉक्टर हैं जो तुम्हारा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड कंसीडर करें, ना ही हम कोई फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। हमें सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए, आप वो लाओ और दे दो। अगर वो है तो ठीक है, नहीं है तो आप जनरल हो। ठीक है, अब इस केस में होगा क्या, अगर आपका इसके बीच में नहीं है, पहली बात तो फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर आप इसके बीच में सर्टिफिकेट नहीं बना पाए या नहीं आपका, जब फॉर्म भरने जाओगे ना उसमें वो डेट मांगेगा आपसे कि किस दिन इश्यू हुआ है। अगर वो डेट इस कट ऑफ डेट के अंदर नहीं होगी फॉर्म भरेगा ही नहीं वो।
एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। मेरा जो टाइम था उस टाइम पे 2021 वाला टाइम, उस टाइम पे सर्टिफिकेट का नंबर या सर्टिफिकेट की डेट मांगी नहीं जाती थी, इसलिए लोग पुराने भी अपलोड कर देते थे। आज के टाइम पे अगर इस डेट के अंदर सर्टिफिकेट है नहीं तो आप भर ही नहीं पाओगे। फॉर्म भरोगे, डेट डालोगे, वो कह देगा कि ये तो पुरानी डेट का, ये चलेगा ही नहीं, वो पहले ही बता देगा आपको। इसीलिए 1 अप्रैल से लेकर के 16 मई। अब कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि सर ये कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा। देखो यार, ये मेरा काम नहीं है। तहसील जाओ, अपने एरिया में जाओ, थोड़ा बहुत हाथ पैर चलाओ, तुम ऑफिसर बनने वाले हो। ये चीज़ भी अगर कोई दूसरा बताएगा आपको तो फिर आप क्या करोगे। गूगल है सबके पास, यूट्यूब है, इंटरनेट है, सर्च करो, एक बार पता करो। 1 दिन लगता है, 1 दिन पता करने में लगेगा, 1 दिन डॉक्यूमेंट जमा करने में लगेगा, 10 दिन 15 दिन के अंदर सर्टिफिकेट बन जाएगा। 15 दिन आपके पास है भी अभी, ठीक है। अब उसके बाद इसमें दूसरी चीज़ आती है, साइन किसके चलेंगे। साइन, क्योंकि दूसरा पंगा ये होता है कि यूपीएससी ये बोल देती है कि ये वाली अथॉरिटी ने जो साइन किया ये नहीं चलेगा। तो साइन किसके चलेंगे, साइन तहसीलदार या तहसीलदार के अबव जो ऑफिसर है उनके चलेंगे, नायब तहसीलदार के नहीं चलेंगे। बिल्कुल भी पहले बता देता हूँ, हरियाणा में जैसे नायब तहसीलदार कर देता साइन, नहीं चलेंगे। तहसीलदार या उसके ऊपर के साइन चलेंगे, अगर उसके ऊपर के हैं तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। अब दूसरा, इसी में कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि सर मेरा रेवेन्यू ऑफिसर ने बनाया, मेरा सर्कल ऑफिसर ने बनाया, मेरा एसडीओ ने बनाया। देखो मेरे को इनके बारे में कुछ नहीं पता। इंडिया के अंदर इतने सारे स्टेट है, हर किसी के अंदर किसी किसी का कोई नाम है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पता लगाना कि ये जो एसडीओ है, ये जो रेवेन्यू ऑफिसर है, सर्कल ऑफिसर है, क्या ये तहसीलदार के इक्विवेलेंट है या उसके नीचे है, उसके ऊपर है। ये मैं कैसे बता सकता हूँ। देखो आप अपनी सरकार के पास जाओ, उनसे पूछो कि क्या ये तहसीलदार से ऊपर है। अगर है तो ठीक है, आपका चल जाएगा। अगर नहीं है तो आप फिर दूसरा बनवाओ। उनको बोलो कि या तो इसी सर्टिफिकेट के ऊपर तहसीलदार से ऊपर के ऑफिसर की स्टैंप लगवा लो, साइन करवा लो, उसकी डेट डलवा लो, ठीक है। ये थोड़ा समझदारी दिखाओ, अपना दिमाग लगाओ थोड़ा इस चीज़ों के अंदर, थोड़ा समझदार सतर्क बनो, ठीक है। मैं सारी चीज़ें मैं नहीं करा सकता नहीं आपके सामने, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग ऑफिसर है। मैं कैसे बताऊं इस चीज़ के बारे में कि एसडीओ का चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए तहसीलदार और अबो, कौन सा, तहसीलदार एंड अबव, अगर इससे ऊपर का ऑफिसर है तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तीसरा, अब इसमें आता फॉर्मेट। फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए। देखो फॉर्मेट के बारे में बात करें तो यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट्स पे, अपने नोटिफिकेशंस के अंदर, या फिर जब डेव भरते हो ना, उसमें इंस्ट्रक्शंस का कॉलम आता है, उसमें फॉर्मेट दिया हुआ है। वो फॉर्मेट अगर होना है तो ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ आ सकती है, दिक्कत आ सकती है। उस फॉर्मेट में बनवाना अपना, ठीक है। और कई बार मैंने पंगा देखा है इंग्लिश का हिंदी का, यूपीएससी ने इंग्लिश में फॉर्मेट दिया हुआ है, स्टेट वाले हिंदी में बना देते हैं। अब इसके बारे में देखो मेरे को कोई जानकारी नहीं है, ये चलेगा कि नहीं चलेगा। मेरे हिसाब से तो चलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट सेम है, लैंग्वेज से डिफरेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज का कोई पंगा नहीं होना चाहिए, बट मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ के ऊपर। तो ये 3 चीज़ें थी जो कि ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड थी। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। हाँ, एक डाउट हो रहा है, कुछ लोग पूछते हैं कि सर ईडब्ल्यूएस सेंटर का बनवाना है, स्टेट का बनवाना है। देखो ईडब्ल्यूएस जो है एक ही अथॉरिटी बनाती है, वो है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट बनाती है कि इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट, बट ये वैलिड होगा हर जगह। ईडब्ल्यूएस के लिए ऐसा नहीं है कि ये स्टेट का ईडब्ल्यूएस है, सेंटर का ईडब्ल्यूएस है, नहीं, ऐसा नहीं है। ईडब्ल्यूएस जो है वो एक ही बनेगा और वो सेंटर में सब। हाँ, ऐसा होता है आप यूपी में ईडब्ल्यूएस हो लेकिन आप हरियाणा का फॉर्म भर रहे हो तो आप ईडब्ल्यूएस नहीं, फिर आप जनरल हो। लेकिन यूपी के ईडब्ल्यूएस हो और आप फॉर्म भर रहे हो सेंट्रल लेवल का, तो आप ईडब्ल्यूएस हो। आप किसी भी स्टेट के ईडब्ल्यूएस हो, आप ईडब्ल्यूएस हो। सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाएगी, सर्टिफिकेट आपकी स्टेट गवर्नमेंट ही बनाएगी, ठीक है। आई होप सारे ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड डाउट क्लियर हो गए हो। अभी भी कोई डाउट बचा है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर लेना, मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरा तो काम है वही बताना, ठीक है। बट अभी अगर किसी का नहीं बना है तो बनवा लो, इतना टाइम है आपके पास। अब बात कर लेते हैं SC/ST सर्टिफिकेट्स के बारे में, ठीक है। दूसरा है SC/ST सर्टिफिकेट्स। देखो SC/ST सर्टिफिकेट के केस में एक सिंपल सा फंडा है कि ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ये आपकी कास्ट को डिनोट करते हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में पंगा क्या होता है कि इधर फाइनेंशियल क्राइटेरिया होता है कि 8 लाख से नीचे इनकम होनी चाहिए। SC/ST में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, इन दोनों में से आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। आपके पास जो पुराना सर्टिफिकेट है, जो भी सर्टिफिकेट आपके पास SC/ST जो आप हो, इसका कोई सर्टिफिकेट तो होगा, वही सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है। कोई नया बनवाने की भी जरूरत नहीं है, मतलब बोला नहीं है यूपीएससी ने ऐसा कुछ कि आपको नया चाहिए। जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो वैलिड है, वो चलेगा, क्योंकि इसमें कोई फाइनेंशियल या कोई कट क्राइटेरिया होता नहीं है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में फाइनेंशियल क्राइटेरिया होने की वजह से फाइनेंशियल ईयर बदल जाते हैं, इसलिए लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में आप ओबीसी होनी चाहिए, तब आप ओबीसी काउंट होगे। लेकिन SC/ST में ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो अप्लाई कर दो। अगर इंटरव्यू के दौरान वो बोलेंगे कि आपका बहुत ज़्यादा पुराना है,
आपको नया बनवाना है तो आप फिर नया बनवा लेना, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो नई डेट का भी आएगा तो भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। जैसे ईडब्ल्यूएस में मान लो आपको बोल दिया, आपने पुराना लगा दिया और वो बोलते हैं नया बनवाओ। अब नया जो आप बनवाओगे वो तो आज की डेट का बनेगा, यूपीएससी कहेगी नहीं उसी डेट का लाओ। लेकिन SC ST में ये केस नहीं होगा, अगर आपको बोला गया नया बनवाओ, आप बनवा लेना नया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। SC ST का केस आई होप समझ में आ गया होगा आपको। देन अब बात करते हैं OBC के बारे में। तो OBC सर्टिफिकेट के बारे में बात करें तो OBC सबसे पहले तो समझो OBC है कौन। OBC देखो यहाँ पे जो OBC चाहिए ना, वो चाहिए आप सेंटर के OBC होने चाहिए, ना कि स्टेट के। फॉर एग्जांपल दिल्ली के अंदर जो जाट्स होते हैं वो OBC होते हैं, लेकिन सेंटर के अंदर OBC नहीं है, तो उनको सर्टिफिकेट अगर चाहिए तो कौन सा चाहिए? पहला डाउट कि सेंटर का चाहिए या स्टेट का चाहिए। पहला डाउट क्या है कि सेंटर का OBC चाहिए या फिर स्टेट का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेंटर का सर्टिफिकेट चाहिए। कौन सा चाहिए? सेंटर का, ना कि स्टेट का। आपको हो सकता है आपकी कास्ट आपके स्टेट में OBC रिकॉग्नाइज्ड हो बट सेंटर के अंदर OBC रिकॉग्नाइज्ड ना हो, तो आपको कौन सा सर्टिफिकेट चाहिएगा? आपको सेंटर का सर्टिफिकेट चाहिएगा। बनाएगी आपकी स्टेट गवर्नमेंट ही, समझ रहे हो? ये जो सर्टिफिकेट है सारे बनाएगी तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट ही, बट उनको बोलना है कि सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए। स्टेट लेवल का है वो अलग बात है, अगर आपके पास स्टेट लेवल का है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको रखो अपने पास, लेकिन सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वो अपनी अथॉरिटीज़ को जाके बोलो। ये मुझे नहीं बताओ कि सर मैं कैसे बनवाऊंगी। अब जाओ तहसील जाओ, अपने किसी वकील से बात करो, किसी कैफ़े वाले से बात करो जो कि आपका कुछ हेल्प कर सके, ठीक है। तो सेंटर का चाहिए, पहला डाउट तो ये हो गया। दूसरा डाउट कि सर OBC सर्टिफिकेट चाहिए या फिर NCL चाहिए। देखो आपको दोनों सर्टिफिकेट चाहिए। OBC सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट है जो कि आपकी कास्ट को डिनोट करता है, और NCL सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट है जो कि शो करता है कि आप नॉन क्रीमी लेयर के अंदर बिलोंग करते हो। आप क्रीमी लेयर जो 8 लाख से ज़्यादा इनकम है उसमें नहीं आते हो और आप एलिजिबल हो फॉर द रिजर्वेशन, ठीक है। अब ये जो OBC है और NCL है, ये कई स्टेट ऐसे हैं जिनमें दोनों एक ही सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनके अंदर, जैसे दिल्ली है, दोनों में OBC सर्टिफिकेट अलग बनता है, NCL अलग से बनवाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप OBC हो, आपके पास ये दोनों सर्टिफिकेट होने चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों सर्टिफिकेट है तो ही आप एलिजिबल हो रिजर्वेशन के लिए। कोई सा भी एक अगर मिसिंग है तो नहीं हो, ठीक है, समझ गए। OBC भी चाहिएगा, NCL भी चाहिएगा, नॉन क्रीमी लेयर। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर मेरा NCL आउटडेटेड हो गया है बट मेरे पास OBC सर्टिफिकेट तो नया है, तो क्या मैं इसी से फॉर्म भर दूं? क्या फायदा उसका? जब आप OBC में इनकम क्राइटेरिया ना मेरे भाई, आप कैसे प्रूफ करोगे यूपीएससी के सामने कि सर हम NCL कैटेगरी में बिलोंग करते हैं? कैसे प्रूफ करोगे? आपकी जुबान क्या मतलब कोई वो है क्या, मतलब कि आपने जो बोल दिया पत्थर की लकीर है वो चेंज ही नहीं हो सकती? नहीं ना। कुछ आज के टाइम में आपको ये भी प्रूफ करना है ना कि मेरा नाम हिमांशु है, तो डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, कोई नहीं मानेगा, ठीक है। तो इसीलिए एक मूवी भी आई है इसके ऊपर, कागज, कि कागज ने डिसाइड किया कि मैं जिंदा हूँ कि मैं मरा हुआ हूँ, ठीक है। मूवी देखना, एक्टर कौन है? पंकज त्रिपाठी, ठीक है, देखना, अच्छी मूवी है। तो OBC और NCL आपको दोनों चाहिएंगे, ठीक है। अब जिसके में एक ही बनता है वो एक ही दिखाएगा, जिसके में अलग अलग बनते हैं वो अलग अलग दिखाएगा। अब ये OBC सर्टिफिकेट, अब आती है डेट की बात। अगर आपका OBC सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट है, ये चाहे पुराना भी होगा ना तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कास्ट आपकी बदलती नहीं है, इनकम आपकी बदलती है। तो ये अगर OBC सर्टिफिकेट आपका पुराना भी है, लाइक 2017 का, 18 का, 19 का, 20 का, चल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ये जो नॉन क्रीमी लेयर है ना, ये आपका न्यू होना चाहिए, न्यू। अब इसके ऊपर डाउट आ रहा है लोगों को कि कितना न्यू होना चाहिए। तो देखो यूपीएससी ने साफ साफ फॉर्म के अंदर बता दिया है कि OBC NCL सर्टिफिकेट आपका इतनी डेट से इतनी डेट के बीच में होना चाहिए। अगर इससे एक, मैं खुद बोल रहा हूँ, एक दिन पहले भी बना है और एक दिन बाद भी बना है तो सेम EWS की तरह एक्सेप्टेबल नहीं है। इधर उधर सर मारने से अच्छा है बनवा लो, इधर उधर पूछने से अच्छा ये हिमांशु सर से पूछना या किसी कोचिंग वाले से पूछना, कोई फायदा नहीं है। कोचिंग वाले आपको हो सकता है ना पता हो, उनको गड़बड़ कर दें। क्योंकि मैंने तो देखो 3 साल फॉर्म दिया है, मैंने फॉर्म भरा है, मैंने 500 से ज़्यादा लोगों को जानता हूं जो सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड है। तो हर किसी से मैं पूछ सकता हूं कि भाई तेरे केस में क्या हुआ था। कोचिंग वाले के पास कोई है, कोई नहीं है, ये मुझे नहीं पता। और ना उन्होंने एग्जाम कभी दिया हो या दिया ना दिया हो, मुझे नहीं पता उस बारे में। मुझे अपना पता है, मैंने 3 बार एग्जाम दिया है, क्लियर किया है, और मेरा सर्कल इतना बड़ा है कि 500 से ज़्यादा लोगों को मैं जानता हूँ। 2020 वाले, 19 वाले, 21 वाले, 22 वाले, सबको जानता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए उनसे पूछ सकता हूँ। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर डेट के अंदर होगा तो चलेगा, नहीं होगा ना तो एक दिन भी नहीं हुआ ना तो यूपीएससी हटा देगी फिर आपका नाम, ठीक है।
तो ये न्यू डेट क्या है, 1 अप्रैल 2023 से लेकर के आपका 16 मई 2023 के बीच में अगर बना है एनसीएल, अगर आपका एनसीएल 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 16 मई 2023 के बीच में बना है, तो आपका जो ओबीसी का एनसीएल सर्टिफिकेट है वो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज वो एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर आपको जो है प्रॉब्लम आएगी। बहुत प्रॉब्लम क्या आएगी, पहली बात तो अगर आपका एनसीएल इस डेट के बीच में नहीं है तो पहली बात तो आप फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। जब आप फॉर्म भरने जाओगे वो आपसे डेट मांगेगा, आपके पास वो डेट जो है वो होगी नहीं, वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ये सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। अगर आपने कोई तिगड़म बागजी जुगाड़ वुगाड़ करके कर भी लिया तो भी जब आपका रिटर्न क्लियर हो गया, फिजिकल मेडिकल दे दोगे, उधर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब इंटरव्यू देने जाओगे ना वो मांगेंगे, आपके पास होगा नहीं, वो आपको क्या कहेंगे कि हम आपको जनरल बना रहे हैं। अब हो सकता है आप जनरल में क्वालिफाई कर रहे हो सकता है आप जनरल में क्वालिफाई ना कर रहे होगे तो इंटरव्यू देने दिया जाएगा, नहीं कर रहे होगे तो भाई अपने यहीं से घर चले जाओ, अगले साल आना। ठीक है, तो इसलिए ये सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए अभी बता रहा हूँ, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि किसी का डाउट हो तो वो क्लियर ना हो। बिकॉज हर कोई बच्चा 1 साल पूरी मेहनत करता है और उसके बाद उसकी फॉर्म में गड़बड़ हो जाए, उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, ये सही नहीं होता, ये हमें भी बुरा लगता है। इसीलिए मैं हर किसी के डाउट को रिजोल्व कर रहा हूँ। ऑल्दो कई बार गुस्सा आ जाता है कि क्या यार तुम सेम डाउट पूछ रहे हो इतने सारे जवाब देने के बाद भी, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ओबीसी एनसीएल की ये डेट है। अब इसमें भी वो है कि अथॉरिटी कौन सी होनी चाहिए, तो इसमें जो अथॉरिटी आपकी होनी चाहिए, अथॉरिटी ये भी आपकी तहसीलदार या अबव होनी चाहिए। कौन सी, तहसीलदार एंड अबव। अगर तहसीलदार एंड अबव अथॉरिटी है तो आपका चलेगा, अगर उससे नीचे का कोई है तो नहीं चलेगा। फिर चाहे वो आपका, अब देखो मैं फिर वही कहूँगा कि आपका चाहे एसडीओ हो, रिवेन्यू ऑफिसर हो, सर्कल ऑफिसर हो, मुझे इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये क्या होते हैं, किस लेवल पे होते हैं। आप वहाँ जाके पता करो कि आप जो मेरा सर्टिफिकेट बना रहे हो क्या आप तहसीलदार से ऊपर हो कि नहीं हो, तहसीलदार या तहसीलदार से ऊपर हो कि नहीं हो। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आपको उस पर बड़े ऑफिसर के साइन और स्टैंप वगैरह भी करवाने पड़ेंगे, तभी वो सर्टिफिकेट वैलिड होगा। अदरवाइज तो फिर यूपीएससी बहुत पंगे करेगा आगे जाके और आपको फिर परेशानी होगी। ठीक है, तो इसीलिए ओबीसी के लिए डेट मैंने आपको बता दी है, अथॉरिटी मैंने आपको बता दी है। अब बात आती है कि ये भी बता दिया कि सेंटर का होना चाहिए, स्टेट का होना चाहिए, ये भी बता दिया कि ओबीसी क्या है और एनसीएल क्या है। ओबीसी पुराना चल जाएगा, एनसीएल पुराना नहीं चलेगा। अब बात आती है, कुछ लोग इसमें पूछ रहे हैं कि सर रिजर्वेशन, एज रिलैक्सेशन चाहिए हमें, सिर्फ कट ऑफ का रिलैक्सेशन नहीं चाहिए, सिर्फ एज रिलैक्सेशन चाहिए। क्या एनसीएल की तब भी जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। आप रिजर्वेशन आप एज रिलैक्सेशन क्यों ले पा रहे हो? क्योंकि आप ओबीसी हो। अगर आपके पास एनसीएल ही नहीं है तो आप ओबीसी ही नहीं हो, तो आप एज रिलैक्सेशन भी नहीं ले सकते। समझ रहे हो? गलत सर्टिफिकेट लगाओगे, यूपीएससी हटा देगी, इंटरव्यू से पहले नाम कट जाएगा कि आप तो एलिजिबल ही नहीं थे, आपका पूरा का पूरा कैंडिडेचर कैंसिल हो गया। ऐसा कैंसिल होगा कि मार्क्स भी नहीं पता चलेंगे। मेरे कुछ फ्रेंड्स का लास्ट ईयर हो गया था, एक्स सर्विसमैन का गलती से टिक लग गया था 2020 में, उनका ऐसा कैंसिल हुआ। एक तो होता है कि आपको हटा दिया इंटरव्यू की लिस्ट से, एक ऐसा होता है कि उनका नाम ही हट गया, उनका मतलब उनको ये बोल दिया गया था आप ये समझ लो आपने फॉर्म ही नहीं भरा, ना तो उनके पेपर 1 के मार्क्स आए ना उनके पेपर 2 के मार्क्स आए। अगर ये करना है तो फिर देख लो, आपकी चॉइस है, चाहे एज रिलैक्सेशन हो, चाहे कट ऑफ का रिलैक्सेशन हो, चाहे फोर्सेज के अंदर रिलैक्सेशन हो, कोई भी हो, ओबीसी मतलब ओबीसी। ठीक है, और आपको सर्टिफिकेट जो है वो चाहिएंगे। अब सेंटर स्टेट हो गया है, ओबीसी एनसीएल के बीच का डिफरेंस हो गया है, डेट हो गया है, अथॉरिटी हो गई है। अब उसके बाद बचता है कि फॉर्मेट क्या होगा। तो देखो बनाएगी कौन, बनाएगी आपकी स्टेट गवर्नमेंट ही। फॉर्मेट क्या है, तो यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे फॉर्मेट दिया हुआ है, उस फॉर्मेट को फॉलो करना है। वैसे स्टेट वाले वैसे ही फॉर्मेट में बनाते हैं, कोई ऐसा अलग नहीं होता। हिंदी इंग्लिश का शायद मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फॉर्मेट आपका वो होना चाहिए और उस फॉर्मेट के ऊपर आपका बना हो। तो ये सारी डिटेल हैं जो कि आपको ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी सर्टिफिकेट के लिए चाहिए। फॉर्मेट मैंने क्लियर कर दिया, डेट मैंने क्लियर कर दी, अथॉरिटी मैंने क्लियर कर दी, इश्यूइंग गवर्नमेंट जो है वो मैंने क्लियर कर दिया है। अब बता देता हूँ कंसिक्वेंसेस क्या होंगे अगर आपका सर्टिफिकेट सही नहीं हुआ तो। सबसे पहली बात, अगर आपका ईडब्ल्यूएस या एनसीएल सर्टिफिकेट कट ऑफ डेट के अंदर का नहीं हुआ तो क्या होगा। अगर आपका सर्टिफिकेट उस कट ऑफ डेट के अंदर नहीं हुआ तो पहली बात आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। अगर आप फॉर्म नहीं भर पाओगे क्यों? क्योंकि अब इस बार सिस्टम में ऐसा है कि आप डेट डालोगे वो बोलेगा नहीं ये तो 1 अप्रैल के पहले का है, ये नहीं चलेगा। ठीक है, वो पहले ही बता देगा आपको। बट अगर वो एक्सेप्ट कर भी लेता है
तो भी अगर आपका फॉर्म वैलिड नहीं है, अगर आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं है, तो जब आपका रिटर्न वगैरह क्लियर हो जाएगा, फिजिकल मेडिकल दोगे, फिर जब इंटरव्यू देने जाओगे ना, उधर वो आपसे सर्टिफिकेट मांगेंगे। और अगर आपके पास नहीं है, वो पहले ही वो चेक कर लेंगे। पहली बात तो अगर उन्होंने चेक करा, उन्होंने देखा कि सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, आपको मेल आ सकता है कि भाई आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है और इतने दिन के अंदर अंदर नया सर्टिफिकेट भेज दो। अब आप नया सर्टिफिकेट हो सकता है भेज दो, हो सकता है ना भेजो। अगर आपने नहीं भेजा तो आपको जनरल मान लेंगे, अगर आपने भेज दिया फिर भी वो इनवैलिड है तो भी आपको जनरल मान लेंगे, अगर वो वैलिड हो तो एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि अगर आपको मान लिया इनवैलिड मानना और जनरल मान लिया, अब वो देखेंगे कि जनरल से आपकी कट ऑफ क्वालिफाई हो रही थी कि नहीं। अगर हो रही थी तो आप आगे बढ़ो, इंटरव्यू दो। अगर नहीं हो रही होगी तो आपके पास पहले ही मेल आ जाएगा कि आपका कैंडिडेचर कैंसिल करने, आप क्वालिफाई नहीं कर रहे थे जनरल कैटेगरी से। ठीक है, और हो सकता है कोई मेल ही ना है, डायरेक्ट इंटरव्यू वाले दिन जाओ, उधर बोलते नहीं वैलिड नहीं है, आप घर जाओ। और हो सकता है कि ऐसा हुआ है 2019 में, बहुत लोगों के साथ हुआ था, ठीक है, AWS को लेकर के। और हो सकता है कि वैलिड हो तो आप इंटरव्यू दे लो, फाइनल रिजल्ट में आप जनरल काउंट होगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका सारा प्रोसीजर जो है वो चलेगा। तो आई होप AWS SC ST एंड OBC रिजर्वेशन से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं मैंने सारे रिजोल्व कर दिए। रिजर्वेशन मिलेगा कितना? AWS में सिर्फ मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलता है, एज का कोई रिलैक्सेशन नहीं है। OBC के अंदर मार्क्स का भी रिलैक्सेशन है, एज का भी रिलैक्सेशन है 3 साल का। SC ST के अंदर मार्क्स का भी रिलैक्सेशन है, एज का भी रिलैक्सेशन है 5 साल का। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। और बाकी एक्स सर्विसमैन और जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वो मैंने क्लियर कर दिया पहले कि अगर कोई CRPF CISF BSF इनके अंदर कोई कांस्टेबल, मतलब कोई भी CAPF के अंदर अगर आप कांस्टेबल की तरह काम कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आप हो, ठीक है, कांस्टेबल हो या फिर कोई जो है ASI SI अगर हो, तो आपको AC के अंदर 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आप किसी आर्मी नेवी एयरफोर्स अपनी डिफेंस फोर्सेस के अंदर हो तो आपको, अगर आप सर्विंग हो अभी भी, तो आपको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, कोई मार्क्स का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हो, अगर आपके पास OBC SC ST लग रहा है वो तो है ही, वैसे आप जनरल कैटेगरी के हो। हाँ, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो, एक्स सर्विसमैन का कुछ क्राइटेरिया होता है, वो आपको पता होगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो कि 5 साल 6 साल 7 साल, ठीक है, फिर आपको एज का भी रिलैक्सेशन मिलेगा, मार्क्स का भी रिलैक्सेशन मिलेगा, सारा रिलैक्सेशन मिलेगा फिर। ठीक है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले एम्प्लॉयज बताए उनको सिर्फ एज का रिलैक्सेशन मिलेगा, उनको मार्क्स में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। मार्क्स का रिलैक्सेशन तभी मिलेगा कट ऑफ में जब आप किसी कैटेगरी से भी बिलोंग कर रहे होगे। ठीक है, तो ये डुअल रिजर्वेशन हो गया। अगर मान लो कोई बंदा ऐसा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है, OBC में भी है, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलैक्सेशन भी मिलेगा, OBC का भी रिलैक्सेशन मिलेगा। 3 साल का OBC वाला हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का 5 साल वाला हो गया, 8 साल का रिलैक्सेशन हो गया। मार्क्स में जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो सिर्फ OBC के हिसाब से मिलेगा, इस सेंट्रल गवर्नमेंट वाले को कोई रिलैक्सेशन नहीं है उस चीज़ में। ठीक है, तो आई होप सारे डाउट जो है वो रिजर्वेशन से रिलेटेड मैंने क्लियर कर दिया हूँ। सारे सर्टिफिकेट वगैरह से रिलेटेड जो भी डाउट है बता दिया हूँ। पहले बता रहा हूँ, डेट के अंदर अगर है तो चलेगा, डेट के अंदर नहीं है तो नहीं चलेगा। फिर चाहे आप मुझे पूछ लो, किसी कोचिंग वाले को पूछ लो, किसी असिस्टेंट कमांडेंट को पूछ लो, किसी प्राइम मिनिस्टर को पूछ लो, नहीं चलेगा। ठीक है, तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हो। स्टिल आपका कोई डाउट बचता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, काफ़ी यूजफुल वीडियो है, इसको जरूर शेयर करना, लाइक करना। ठीक है, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों से लाइक की रिक्वेस्ट की जाती है, लाइक नहीं करते हैं। मैं बहुत मेहनत करता हूँ यार हर चीज़ के ऊपर, मेरा खुद का काम इतना बिजी चल रहा है, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, हैव अ नाइस डे।